क्लास 12 लेसन 3 है हम लोग का वैद्युत रसायन। इसमें आपका दिया गया है, देखो जैसे कि ऑक्सीकरण, तो ये ऑक्सीकरण अपचयन हम लोग पहले भी पढ़ चुके इसके बारे में, और ये पूरा बेस्ड है रेडॉन्स अभिक्रिया के अंतर्गत। ठीक, तो ऑक्सीकरण किसको कहेंगे, इसके लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का अलग होना। ठीक, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाएगा। किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना और धन विद्युतीय तत्व का अलग होना। तो ऋण विद्युतीय किसको कहेंगे, जैसे कि हम लोग का क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, और धन विद्युतीय के अंतर्गत जितने भी धात्विक तत्व हैं वो सभी आते हैं। ठीक, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना तथा ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना, है ना। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसके ऑक्सीकरण अंक में क्या हो जाएगा, वृद्धि। ये सभी क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण की क्रिया। जैसे कि सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना सोडियम में से केवल एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, उसके ऑक्सीकरण अंक में क्या हो गई, वृद्धि। उसके बाद आता है आपका अपचयन। तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाएगा। किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व का जुड़ना और ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागना क्या कहलाएगा, ये भी अपचयन। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीकरण अंक में कमी आना। ठीक, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसके ऑक्सीकरण अंक में क्या हो जाता है, कमी। तो ये सभी क्रियाएं भी क्या कहलाएगी, आपका अपचयन। जैसे कि क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है, ऐसे ही सोडियम प्लस आयन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो वो क्या बना लेता है, सोडियम। ओनली सोडियम है ना ये, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो गया, कमी। ठीक, अब आता है रेडॉक्स अभिक्रिया ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया साथ साथ संपन्न होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, फिर से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया क्या हो, साथ साथ संपन्न हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन से बनता है क्या, सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक, तो यहाँ पर सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी करके सोडियम प्लस आयन बनाया है, और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके बनाया है क्लोरीन माइनस आयन। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो रही है उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है उसको अपचयन कहेंगे। ठीक, अब इसी ऑक्सीकरण और अपचयन के ही आधार पर आता है ऑक्सीकारक किसको कहते हैं और अपचायक किसको कहते हैं ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वह अभिकारक जो दूसरे से, ठीक है, वह अभिकारक जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ये उसकी परिभाषा पूछा जाता है ना। तो वह अभिकारक जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकारक। और अपचायक किसको कहेंगे, तो वह अभिकारक जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रदान करके स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, अपचायक कहलाता है। ठीक, अब उदाहरण के थ्रू देखते हैं इसको। जिंक है और H2H+ है। ठीक, जो कि अभिक्रिया के ये दोनों आपके अभिकारक हुए, और ये उत्पाद, तो ये अभिक्रिया के बाद Zn2+ हो गया है और यहाँ पर H2 हो गया है ना। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पर जिंक नॉर्मल है, ये अपने से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तभी ये क्या हो गया, जिंक 2+ हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब ऑक्सीकरण, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्सीकरण जिसमें होगी वही क्या कहलाएगा, आपका अपचायक। ठीक, वही क्या कहलाएगा, अपचायक। और उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर प्लस चार्ज लिए हुए है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिसके द्वारा ये केवल नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, मतलब हाइड्रोजन के पोजीशन में आ जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका अपचयन। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यहाँ पर जिसमें अपचयन की क्रिया होती है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक, ये क्लियर है, ऑक्सीकारक किसको कहेंगे, अपचायक किसको कहेंगे, इसका परिभाषा पूछता है। इसके बाद आता है चालक। तो यहाँ थोड़ा सा टॉपिक अलग से उठाई हूँ इसमें। चालक किसको कहता है, हम सभी को पता है, सुचालक, कुचालक, है ना। चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब ये भी 2 प्रकार के होंगे, कैसे, एक तो धात्विक चालक है, वे धातु जो अपने में विद्युत का सरलता से प्रवाह होने देते हैं, मतलब जितने भी धातु उसको नॉर्मल पोजीशन में भी हम करंट अप्लाई करेंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा। उसके बाद आता है विद्युत अपघट्य, ये भी चालक के ही अंतर्गत आएंगे, लेकिन कैसे में, तो वे पदार्थ जो पिघली हुई या जलीय अवस्था में, ठीक, वे पदार्थ जो या तो पिघली हुई रहेंगे या तो जलीय अवस्था में विद्युत का प्रवाह होने देते हैं, इनका रासायनिक अपघटन होता है, और ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं।
ठीक, तो वे पदार्थ जो केवल पिघली हुई अवस्था में या फिर जलीय विलयन में ही विद्युत का प्रवाह होने देंगे क्या कहलाएंगे? आपका विद्युत अपघट्य। अब ये विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होंगे, एक तो प्रबल और दूसरा है दुर्बल। प्रबल किसको कहेंगे? तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, KCl, है ना, HCl। अब ये पूर्णतः आयनित मतलब कि पूर्ण रूप से वितरित होंगे। ठीक, जब इसको हम करेंगे तो ये Na+ और +Cl- में पूर्ण रूप से टूटेंगे। ठीक, जबकि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में बहुत कम या आंशिक रूप से आयनन हो। आयनन मतलब कि वही धनायन और ऋणायन में परिवर्तित होना, या फिर ज़्यादा तनु करने पर भी ये पूर्णतः आयनित नहीं हो, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे कि ये हो जाता है आपका CH3COOH। ठीक है, तो ये जो CH3COOH है, यदि हम इसको करेंगे तो ये पूर्णतः आयनित नहीं होगा। ठीक, पूर्णतः आयनित ना होने के कारण ये CH3CO- में और +H+ में बना लेगा। ठीक, और ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, उत्क्रमणीय। अब इसमें आता है आपका एक इम्पॉर्टेंट, जिसमें विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर क्या बोलते हैं इसको, डेनियन सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बना करके उसकी क्रियाविधि को समझाना है ना। तो पहले इसका चित्र देख लेते हैं। ठीक, ये चित्र है जिसमें दिया गया है दो आपके बीकर दिए गए हैं। एक बीकर में जिंक का रॉड लगा हुआ है, जिंक सल्फेट के विलयन में ये डूबा हुआ है। दूसरे बीकर में कॉपर का रॉड लगा हुआ है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में ये डूबा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक सेतु बनाया गया जिसको लवण सेतु कहते हैं। लवण मतलब कि सॉल्ट होता है, जैसे आपका पोटेशियम क्लोराइड वगैरह करके। ठीक, इसको देखेंगे इसकी निर्माण की विधि को। इसको ज्वाइन कर दिया गया किससे? गैल्वेनोमीटर से। यह एक क्या है? धारावाही मापक है और परिवर्ती प्रतिरोधक है। दोनों से इसको क्या कर दिया गया है? ज्वाइन कर दिया गया है ना। ठीक, इसकी संरचना में देखते हैं तो विद्युत रासायनिक सेल का सरल उदाहरण है ये गैल्वेनिक सेल, या इसी को डेनियन सेल भी कहते हैं। इसमें जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में तथा कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी रहती है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक धारामापी तथा परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक, धारामापी क्यों? क्योंकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, उसको पता करने के लिए दोनों विलयनों को एक लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। अब ये लवण सेतु क्या है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यह कांच की यू आकार की नली होती है जिसमें KCl, KNO3, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, फिर से पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट तथा अगर अगर विलयन को मिलाकर और गर्म करके बनाई जाती है। ठीक, जो कि एक सांद्र जेली की तरह रहता है। ये जब गर्म रहता है तो लिक्विड रहता है और जब ठंडा होता है तो कठोर हो जाता है। ठीक, इसके दोनों सिरों पर कॉटन प्लग लगा होता है जिससे विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, अब इनका अर्ध रासायनिक समीकरण में देखते हैं। तो अर्ध रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया में क्या होगा? देखो, बाईं ओर जिंक धातु का इलेक्ट्रोड होता है जिसमें ZnSO4 के विलयन में होने के कारण ये घुलने लगता है। देखो यहाँ पर जो जिंक रॉड है, ये जो हमारा जिंक रॉड है वो जिंक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। ठीक, अब डूबा होने के कारण ये क्या करेगा? जिंक रॉड जो है घुलने लगेगा। ठीक है, क्या होने लगेगा? घुलने लगेगा। तो घुलने लगेगा तो इसका क्षय होने लगेगा। ठीक, क्षय मतलब कि ये पतला, जैसे इतना मोटा तो ये पतला होने लगेगा। अभी जो घुल घुल करके बना रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है ना। ये घुल रहा है मतलब कि निकल रहा है इसमें से इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाईं से होते हुए कहाँ जाएंगे? दाईं ओर, दाईं ओर में प्रवेश करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें पहले से ही कॉपर 2+ आयन उपस्थित है, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये कॉपर की छड़ है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन 2+ आयन लिए हुए पूरे इसमें क्या है? घुला हुआ है। ठीक, इसमें पूरा घुला हुआ है। जैसे ही इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही इसमें प्रवेश करते हैं, है ना, तो ये कॉपर 2+ उस इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके इसमें चिपकते जाता है। ठीक, इसके चारों ओर क्या होते जाता है? चिपकते जाता है। तो इसी के कारण में फिर जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होगा, है ना, प्रवाह होगा, तो उसके कारण गैल्वेनोमीटर क्या होता है? विक्षेप करने लगता है। और विक्षेप करता है मतलब कि यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो गया है।
और इसके अंतर्गत अंतिम में देखते हैं तो जिंक का जो रॉड रहता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, पतला, और ये जो कॉपर का रॉड होता है वो मोटा होते जाता है, क्योंकि ये जो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसमें चिपकते जाते हैं। ठीक ना। तो अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया में वही था कि बाईं और जिंक धातु का इलेक्ट्रोड जिसमें जिंक सल्फेट के विलयन में होने के कारण ये घुलने लगता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके इसमें Zn2+ आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो बाह्य परिपथ में कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं और यह अभिक्रिया एनोड पर संपन्न होती है। एनोड पर ये जिंक में जुड़ रहा है ना, जिंक 2+ के रूप में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसमें जिंक 2+ के रूप में बचेगा। ठीक, और अब आता है अर्ध अपचयन की अभिक्रिया। तो इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में उपस्थित होते हैं, ठीक, डूबा हुआ रहता है, इसमें कॉपर 2+ आयन उपस्थित रहते हैं जो जिंक से प्राप्त 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और अपचयित होने लगता है। ठीक है, जो कॉपर छड़ मोटा होने लगता है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा क्या होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है। और इलेक्ट्रोड की जो अभिक्रिया है वो क्या है, उत्क्रमणीय है ना, दोनों ओर से बराबर में चलती है। यहाँ पर इसका एनोड कैथोड पर है तो कॉपर 2+ आयन उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में रहता ही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ करके क्या बना रहा है, यहाँ पर सॉलिड बना दे रहा है, कॉपर सॉलिड को बना रहा है। ठीक, तो ये जो रासायनिक क्रिया है इसमें देखो जिंक और कॉपर, ठीक है, कॉपर 2+ में पहले से उपस्थित है, जिंक हम लोग का क्या था, सॉलिड था, है ना। जिंक अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कॉपर को, तो जिंक इलेक्ट्रॉन खो करके यहाँ पर क्या बना लेता है, जिंक 2+ बना लेता है, और कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके यहाँ पर कॉपर बना लेता है। ये पुनः अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें एक में ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक में और इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब पूछा जाता है इसमें इम्पोर्टेंट और लवर सेतु के कार्य। तो इसके द्वारा सेल के दोनों विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क रहता है, इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते और यह दोनों विलयनों के मध्य विद्युतीय उदासीन बनाए रखता है। यह दोनों विलयन द्रवों के मध्य संधि विभव होने से रोकता है। संधि में मतलब तो दोनों को टच होने से रोकता है ना। ये इसका डायग्राम और बुक से इसमें देख लेना। ठीक, इलेक्ट्रोड की जो कार्य प्रणाली, इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है लोन करके। ठीक है, इसके द्वारा आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एनोड पे इस पर माइनस चार्ज है और कैथोड पे प्लस चार्ज है, जबकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और इसको हम रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में बदल भी सकते हैं, मतलब एनोड माइनस भी हो सकता है और कैथोड प्लस भी हो सकता है, जो कि हुआ है ना। तो इसको क्रियाविधि को याद रखने के लिए क्या करेंगे, एल मतलब कि लेफ्ट, ओ मतलब कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ए मतलब एनोड और एन मतलब कि नेगेटिव। ठीक है, तो बाईं ओर ऑक्सीकरण, वो भी एनोड ऋणात्मक पर, है ना। बाईं ओर मतलब ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी जिंक में और ये एनोड कैसा में रहेगा, ऋणात्मक में। ठीक, और ये हम लोग का ईएमएफ में भी ज्ञात होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का विद्युत वाहक बल या फिर सेल विभव कहेंगे इसको। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड विभव का अंतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। दोनों इलेक्ट्रोड विभव का अंतर बोला है, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, विभव किसको कहेंगे इसमें, उसका ऊष्मा या ऊर्जा का, है ना। इलेक्ट्रोड तो कैथोड और एनोड रहता है, तो इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। इसे वोल्ट से दर्शाते हैं और ईएमएफ को अपचयन विभव के अंतर के रूप में लिखते हैं, है ना। सेल विभव में इसका फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसमें जो कुछ अभिक्रिया है, जैसे कि जिंक सॉलिड में है, ठीक है, और ठीक 2Ag+ के रूप में, फिर Zn2+ और Ag। ठीक, क्या करेंगे, इसका मान दे दिया गया है, जिंक 2+ मतलब ई Zn2+ Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट तथा Ag+/Ag करके। तो इसका मतलब आप समझते हैं इसमें जिंक परिवर्तित होना है ना, 0.80 वोल्ट करके ना। अगर ऐसा दिया तो हम कैसे जाने कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है। ठीक, देखो जिंक और, ठीक है, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्रदान करके जिंक 2+ बना रहा है, और ये सिल्वर क्या कर रहा है, उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नॉर्मल सिल्वर बना रहा है। तो जिसमें प्रदान हो रहा है इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीकरण, जिसमें ग्रहण हो रहा है वो क्या है, अपचयन है ना। तो ई सेल बराबर कैथोड माइनस एनोड होता है। कैथोड में कौन सी अभिक्रिया होगी, तो कैथोड में होता है आपका अपचयन, हमेशा याद रखना, कैथोड में क्या होगा, अपचयन, और एनोड में होगा ऑक्सीकरण, है ना। तो कैथोड में अपचयन होगा। अपचयन किसके बीच में हो रहा है, सिल्वर के। अब सिल्वर का जो मान है वो कितना, 0.80 वोल्ट।
तो इसको 0.80 वोल्ट लिखेंगे माइनस ई एनोड। एनोड में क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किस में हो रहा है तो जिंक में। जिंक का मान कितना है तो माइनस 0.76, तो हो जाएगा माइनस 0.76 ना, माइनस माइनस प्लस होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.56 वोल्ट होता है। इस प्रकार का बहुत सा क्वेश्चन है आपके बुक में दिया है जो कि पूछा जाता है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, इसके बाद आता है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको कहेंगे, देखो किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव उस एकल इलेक्ट्रोड विभव के बराबर है जो आयन सांद्रण के 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, है ना, 1 मिलीलीटर प्रति लीटर सांद्रण हो और ताप कितना 298 केल्विन एक वायुमंडलीय दाब पर इसमें उत्पन्न होता हो। ठीक, इतने में उत्पन्न होता हो क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव या एकल इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, उत्पन्न किया जाता हो या उत्पन्न होता हो, इसको लिखेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये आपका आईएमपी है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, ये कई बार पूछ चुका है। देखो इसकी संरचना दे दी गई है सबसे पहले कि इसमें एक प्लेटिनीकृत प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के 1 मोल प्रति लीटर सांद्रण वाले विलयन में डूबा रहता है। ठीक, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रण वाले विलयन में क्या रहेगा, डूबा हुआ रहेगा। ये एक पात्र है जिसमें आपका 1 मोल प्रति लीटर सांद्रण वाला विलयन है जिसमें HCl अम्ल को लिया गया है। ठीक है, और प्लेटिनीकृत प्लेटिनम कहा गया, तो ये हम लोग का एक कांच का जैकेट है और इसमें प्लेटिनम का छड़, जिसमें आपका प्लेटिनीकृत प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम ब्लैक है। ठीक, तो देखो इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम ब्लैक लेपन युक्त प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर के ऊपर प्रवाहित करते हैं। तो ये जो एक वायुमंडलीय गैस है वो यहाँ से प्रवाहित होती है ना, इसके ऊपर। ठीक, तो जैसे उसमें ऊपर में प्रवाहित करते हैं तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाता है। ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ना, इस पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, उस पर चिपक जाता है ना, तथा हाइड्रोजन और H+ आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस इसमें आया और इसमें HCl, तो HCl में H+ रहेगा ही उपस्थित, इन दोनों के मध्य क्या उपस्थित हो जाएगा, साम्य उपस्थित हो जाएगा, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव के एनोड की तरह कार्य करेगा। जो किसके तरह कार्य करेगा, इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगा। कैथोड की तरह भी ये कार्य करता है और इसे एकल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, है ना, जहाँ पर H2 एनोड में H2 टेंस टू 2H प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है त्याग रहा है, मतलब ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो ये एनोड की तरह कार्य करेगा ऑक्सीकरण में, और जब यही जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके फिर से H2+ बना रहा है तो किसकी तरह कार्य करेगा, आपका अपचयन की तरह। तो इन दोनों के मध्य साम्य स्थापित हो गया, ये क्रियाएं लगभग होती ही जाएंगी। ठीक, यह एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। ये उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड मतलब कि वही H2 जो सॉलिड है वो फिर से क्या बनाता है, H2H+ बनाता है और इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, फिर से ग्रहण करता है। ठीक, इसके बाद आपका और एक इम्पॉर्टेंट दिया गया है इसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसको कहते हैं ना, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। तो इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव मानों को, ठीक, मानक अपचयन विभव है ना, मानक अपचयन विभव के मानों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक, किसमें किया जाए, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता की श्रेणी भी कहते हैं। सक्रियता मतलब जो कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, जिसमें इसका मान दिया गया, जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, ये सभी हमारे क्या है, धातु के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो लिथियम में -3.05 है ना, पोटेशियम में -2.93, ठीक, बेरियम में -2.90, ऐसा करके है। ठीक, तो इसको ज्ञात कर सकते हैं ना। ये जो मान है वो हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में। ठीक, तो इसमें से कोई सा भी मान आप लिख सकते हैं।
इसके बाद आता है आपका रासायनिक सेल हेतु नरनष्ट समीकरण। अब ये नरनष्ट समीकरण क्या होता है इसको देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नरनष्ट नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने भिन्न भिन्न ताप एवं सांद्रता वाले विलयन, ठीक, अलग अलग ताप और अलग अलग सांद्रता वाले विलयन युक्त सेलों के विभव को मापने के लिए एक समीकरण दिया। किसको मापने के लिए? तो सेल के विभव को मापने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे मानक सेल विभव में 298 केल्विन ताप और 1 मोलर सांद्रण के लिए होता है। अब इसमें सबसे शुरू में क्या लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं एक धातु लेंगे जो क्या है, धन आयन युक्त है। धातु धन आयन युक्त कब होगा? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देंगे, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर M जो लिया है और N लिया है, इसको मैं बता दूँ, हम इसको Na+ या 2+ या 1+ भी ले सकते हैं। Na+ में इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल नॉर्मल सोडियम। तो जस्ट वैसे इसको धातु लिया गया है ना, ये आपका मेटल है, धातु जो ऑक्सीकृत हुआ है, और इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो ये हम लोग का अपचयित रूप में मिल जाता है, मतलब ऑक्सीकृत और अपचयित के रूप में मिलता है ये ना। तो नरनष्ट समीकरण में यह ऑक्सीकरण अपचयन के लिए रहेगा, ये हम लोग इसको ई सेल या फिर ई विभव भी कहते हैं, है ना, E0 सेल माइनस RT। अब ये सब का मान मैं बताऊंगी। RT/NF है। इन कहने का मतलब यहाँ पर आपका लॉगरिथम लगेगा, ठीक। अब ये M जो है सॉलिड मतलब अपचयित रूप में है, और Mn+ जो है मतलब कि ऑक्सीकृत रूप में है, ठीक है। ये हम लोग का एक बेसिक वो हुआ। इसमें Mn+ मतलब धातु आयनों की मोलर सांद्रण है, जिसमें केवल M जो है धातु की सांद्रता है, इतनी भी रहेगी। T जो है ताप 298 केल्विन ताप। R जो है आपका 8.314 जूल प्रति किलो मोल इनवर्स है, ठीक। ये R हम लोग का एक नियतांक के रूप में है, ये जितना भी जो दिया है ना नियतांक के रूप में। N मतलब कि हम लोग का ये अपचयन के युक्त इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मोल है उसकी संख्या। F मतलब फैराडे होगा इसमें, जहाँ पर 96, ठीक, 500 गुलाम रहेगा इसका मान। और इन मतलब लघु गणक का आधार उसमें ना। अगर हम लोग ये जो दिया गया है इन, ठीक, इसको 10 के आधार के रूप में बदल देंगे, मतलब केवल जो log E है उसको log 10 के रूप में बदलेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2.303। इसको याद रखना, log E का मान ऐसा रहता है 2.303 log 10 करके ही लिखते हैं। केवल जो था इन उसके जगह में 2.303 RT/NF log 10 हुआ है, बाकी सब सेम है, ठीक, इसको याद रखना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्थिरांकों के मान को रखेंगे, तो ये जो कुछ भी था वो सेम का सेम -2.303 इंटू, अब क्या था हमारा RT/NF था, तो R का मान 8.314, T का मान 298/N इंटू 96,500, ठीक, log 10, और ये पूरा का पूरा वैसा ही। अब हम इतने को कैलकुलेट करने को बैठे तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, है ना। तो हमको केवल इसमें दो मानों को याद रखना या फिर दो ही टेबलों को याद रखना है। किसको किसको? एक तो है हम लोग का 0.059/N log 10, ये जो कुछ भी, और ऊपर में ये वाला जो था, ठीक है, 2.303 RT, ठीक है। इन्हीं दोनों को ही याद रखना है अप्रॉक्सीमेटली, और ये सब को हम लोग गुणा भाग नहीं करते रहेंगे, ठीक। अब चूंकि इसमें दिया गया है MS और Mn+ करके, तो ये अपचयित अवस्था और ऑक्सीकृत अवस्था, तो अपचयित और ऑक्सीकृत अवस्था में जो मान है वो माइनस के रूप में है। अगर अपचयित ऊपर में है तो ये माइनस रहेगा, और अगर ऑक्सीकरण है या ऑक्सीकृत है, ये ऑक्सीकृत, ठीक, ऑक्सीकृत है तो ये प्लस के रूप में रहेगा। अब इसके थॉट में एक क्वेश्चन है आपका, जो कि ऐसे ही और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें नो डाउट है, ठीक। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ठीक ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक डेनियन सेल, साफ साफ बता दिया है कि गैल्वेनी सेल डेनियन सेल में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर EMF ज्ञात करना है, जिसमें जिंक सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट विलयन के सांद्रण, जिंक सल्फेट का सांद्रण कितना है 0.001
m। कॉपर सल्फेट का सान्द्रण है 0.1 m। उस सेल का मानक विभव भी दिया है। मानक विभव मतलब ई जो मानते हैं हम लोग उसको 1.1 वोल्ट। ठीक, तो क्या होगा ना, तो डेनियन सेल बोला है, तो डेनियन सेल के लिए हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, पहले भी जिंक और कॉपर वाला देखे थे, तो जिंक में कौन सा होता था आपका ऑक्सीकरण और कॉपर में क्या होता था अपचयन। तो इसके थ्रू निकालेंगे हम लोग जिंक Zn2+, इसका मान हो जाएगा 0.001, कॉपर 2+ और ये कॉपर है ना। इसको ऐसा ना लिखने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, ये ऐसा था जिंक प्लस कॉपर 2+ और ये जो डबल बॉन्ड रहता है इसका मान क्या होता है हमारा तीर का निशान है ना, फिर से जिंक 2+ और ये कॉपर प्लस। ठीक, तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को प्रदान करके जिंक 2+ बना रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये जो कॉपर 2+ है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है ना। तो हम लोग पहले भी देखे थे अपचायक और ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, है ना। तो जो अपचयन की क्रिया करता है वो ऑक्सीकारक रहता है, जो अपचयन की क्रिया करेगा वो ऑक्सीकारक रहेगा, और जो ऑक्सीकरण की क्रिया रहता है वो अपचायक रहता है। तो हम लोग को 2+2+ को ही लेना है इसमें। तो जिंक 2+ जो है अपचायक है और कॉपर 2+ है ऑक्सीकारक ना। ये जो हम लोग m+m लिखते थे उसको ना लिखेंगे तो भी सही है ना। E=E0। ठीक, प्लस क्योंकि ये जो है हम लोग का कौन सा अभिक्रिया था, रेडॉक्स अभिक्रिया में, जिसमें ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में, जैसे उसमें बताए थे अगर ऑक्सीकारक है और अपचायक है तो ठीक डेनियन सेल में ये प्लस के रूप में रहेगा। ठीक, 2.303 ठीक अपॉन 2f। 2f क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी है, 2 है ना, इसमें 2 ही वो हो रहे हैं मोल। ठीक, आदान प्रदान मतलब कि ये जो 2 के रूप में था 2 मोल ना। ठीक, तो यही ऑक्सीकारक के लिए कॉपर 2+ और अपचायक के लिए जिंक 2+ को लेंगे। ठीक, जहाँ पर E0 का मान 1.1 वोल्ट दिया है, N का मान 2, कॉपर का मान 0.1 और जिंक 2+ का मान 0.001 दिया है ना। इन सभी मानों को रखेंगे। ये जो हम लोग का विभव था उसके मान की जगह हम लोग को ई के मान को ही लिखना है, तो 1.1 वोल्ट प्लस। अब इतने को जब हल करते हैं ना, तो मैं बताई थी आपको 2 मान याद रखना, एक तो इसको याद रखोगे एक तो इसको याद रखोगे। ठीक, दोनों मान को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर n है, भले हम लोग लिख सकते थे जो कि फॉर्मूला में था। ठीक, तो 2.303 अपॉन NFRT लॉग था, और अब यहाँ पर पूरे मानों को रखेंगे तो ये 0.059 अपॉन 2 लॉग 10। ठीक, कॉपर 2+ और जिंक 2+ के रूप में है। ठीक है, अभी जो कॉपर 2+ का मान 0.1 था और जिंक 2+ का मान 0.001 था, इसको हल करते हैं तो कैसे, देखो ये जो है हम लोग का इसको दशमलव पद्धति जो है उसको क्या हम 1/10 करके लिख सकते हैं। ठीक, दशमलव की जगह में 1 लिखेंगे और उसके बाद में जितनी भी संख्या रहेंगी उसको 0। जस्ट वैसे इसको भी लिखने पर यह हो जाएगा 1000। अब 0 0 आपस में कट गया और 1 2 3 4 है, तो ये जो लास्ट है वो सबसे ऊपर में चला जाता है, तो सबसे ऊपर में आने के कारण ये क्या हो गया यहाँ पर 100 ना। अब ये जो हम लोग का 100 है, बाकी सब सेम इसीलिए नहीं बताया जा रहा है। ये जो 100 है उसको हम लोग 10 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे ही 10 का स्क्वायर के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाता है क्या, कि अगर घात में कुछ भी हो तो वो लॉग के सामने में आ जाता है, जैसे कि 2 log 10 का घात 10। ठीक, अब log 10 का घात 10 का मान क्या होगा 1। ठीक है, तो इसके मान की जगह हम पूरा क्या लिखेंगे 1। 1.1 प्लस 0.059 अपॉन 2 तक 2 ही था। ठीक, उसके बाद ये जो log 10 का मान 1 हो गया, और ये जो 2 जो था वो 2 का 2। ठीक है, ये दोनों आपस में कट गए, बाकी क्या क्या बचा, तो 1.1 प्लस 0.059 इज इक्वल टू 1.159 वोल्ट। ठीक, तो इस तरीके से इसमें आएगा आपका। उसके बाद इस चैप्टर में और इम्पोर्टेंट है एक कोलरास का नियम ना। तो ये कोलरास का नियम क्या होता है, ये विद्युत अपघटी के बारे से देखें तो सबसे शुरू में हम लोग है ना, विद्युत अपघटी जो 2 प्रकार के होंगे, प्रबल और दुर्बल। तो किसी विद्युत अपघटी की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये जो दिया गया लाइन है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगा, इसका सिंबल है ये तनुता के लिए m और अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्ब्डा करके। ठीक, 2 मान अर्थात धनात्मक मतलब प्लस में और ऋणात्मक मतलब माइनस में
दोनों का योग होता है। ये परिभाषा है और यही आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, मतलब कि मोलर चालकता, अनंत अनंतता पर मोलर चालकता 2 मानों पर निर्भर करता है, एक तो धनात्मक और एक तो ऋणात्मक, दोनों का योग होता है। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखेंगे कैसे, जैसे कि NaCl हम लोग का क्या है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है ना, तो ये Na+ के रूप में और Cl- के रूप में इसको लिखेंगे। ठीक है, इस पार्ट में और जो दिया था एक लास्ट और इम्पोर्टेंट है, इसमें संक्षारण किसको बोलते हैं ना, बाकी तो रहेगा उसको आप पढ़ोगे ही। संक्षारण बाद में पूछता है कि लोहे में जंग लगने की रासायनिक क्रियाविधि को समझाइए करके। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है उसको देखना है इसमें, है ना, कि संक्षारण मतलब कि लोहे में जंग लगना है ना, वायुमंडल में उपस्थित गैसों की नमी तथा धातुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिक बदल जाने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और लोहे में जंग लगने का फॉर्मूला क्या है, तो Fe2O3XH2O। ठीक, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको पूछा जाता है ना, एक्सटर्नल पूछ लेते हैं इन सभी को कभी कभी। लोहे में जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत जो है यहाँ से शुरू हुआ है आपका ये पूरा। ठीक, जिसमें एनोड पर कैथोड पर क्या होता है ये सभी, और ये वाला जो डायग्राम थ्रू है उसको भी बताना होगा इसमें। ठीक है, कि ये जो हम लोग का सरफेस है लोहे का, ठीक, जिसमें आयरन 2+ के रूप में उपस्थित है। ठीक, जो वातावरण से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके फिर से क्या बनाता है, ऑक्सीडेशन के रूप में होता है ना, कैथोड और एनोड का कार्य करेगा, तो इसको पढ़ना। और संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, तो धातु की प्रकृति प्रभावित करती है, अशुद्धियों की उपस्थिति प्रभावित करती है, वायुमंडल की प्रकृति, धातु में विकृति, है ना, विद्युत अपघट्य, संक्षारण से बचाव, तो रोधिका क्षरण, उत्सर्ग रक्षण। ये उत्सर्ग रक्षण भी कई बार पूछा गया है। उत्सर्ग रक्षण मतलब वही लोहे में लोहे से और ज़्यादा अधिक क्रियाशील धातु की परत लगा देना इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा। ठीक, उसकी परत चढ़ा देना जिसके कारण उसमें संक्षारण से बचा जा सके। ठीक है, तो ये सभी आपका इम्पॉर्टेंट है।